नमस्ते, मैं अर्पणा लड़ोया टैगोर वुमेन बीएड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम इससे पहले वाली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं जेंडर की, जो हमने बात की थी जेंडर के अर्थ की। यहाँ पे सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है जेंडर की अवधारणा। जेंडर की अवधारणा जो चल रही है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं जेंडर की अवधारणा। ये हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं जेंडर के अर्थ की। जेंडर के अर्थ की। जेंडर का अर्थ। जेंडर के अर्थ की बात अगर मैं करूँ तो हिंदी में व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार इसका संबंध आता है लिंग से। लिंग जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभेद करता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभेद करता है। लेकिन ये जो जेंडर शब्द है, हमने पहले वाली कक्षा में भी चर्चा की थी कि ये समाज द्वारा दिया गया, मुख्यतः इसका उपयोग समाज द्वारा किया गया है। तो ये जो समाज द्वारा दिया गया, तो ये जो भेद कर रहा है ये स्त्री और पुरुष के आधार पर कर रहा है। स्त्री और पुरुष के आधार पर कर रहा है। इसी में ही चर्चा एक जो हमारे दार्शनिक थी एन ओकले, उन्होंने अपनी पुस्तक एन ओकले इन्होंने अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी में सर्वप्रथम जेंडर का शब्द का उपयोग किया, जिन्होंने इसका संबंध लिया स्त्री और पुरुष से। स्त्री और पुरुष से। एन ओकले कहती हैं कि समाज में दो तरह के तत्व पाए जाते हैं, स्त्रियोचित और पुरुषोचित। स्त्रियोचित और पुरुषोचित। पुरुषोचित, ये दो तरह के तत्व जो हैं वो समाज में पाए जाते हैं। जो समाज है वो जेंडर को जैविकीय तौर पर विभेद नहीं करता, बल्कि उसकी भूमिका के आधार पर उसे विभेद करता है, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इसमें के आधार पर। यानी समाज जो है वो जेंडर को सांस्कृतिक और सामाजिक के आधार पर उसका विभेदन करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर उसका विभेदन करता है। सांस्कृतिक आधार पर ये भी जो विभेदन है ये उसकी भूमिका के आधार पर है। उसकी भूमिका के आधार पर किया गया है। ये जो विभेदन है वो उसकी भूमिका के आधार पर कैसे किया गया है? जैसे कि जब कोई भी कार्य होता है उसका डिवाइडेशन किया गया है। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि साफ सफाई करनी है, घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना है, तो ये सारा कार्य किसका हुआ? ये महिलाओं का कार्य हुआ। वहीं पर जैसे कोई कील ठोकनी है, कोई फोटो टांगनी है, कोई नट बोर्ड कसना है, कोई पंखा लगाना है, तो ये सारा कार्य किसका हो गया? ये पुरुषों का हो गया। तो घर के कार्य में भी जो काम लिया जाता है वो स्त्रियों से स्त्रियोचित कार्य लिया जाता है और पुरुषों से पुरुषोचित कार्य लिया जाता है। तो ये डिवाइडेशन किसने किया कि भाई ये कार्य जो है वो स्त्रियां ही करेंगी, ये कार्य जो है वो पुरुष ही करेंगे? ये डिवाइडेशन समाज ने की है। ये डिवाइडेशन किसने कर रखा है? सोसाइटी या समाज ने किया हुआ के द्वारा किया गया डिवाइडेशन है।
तो इसके अंदर आगे भी ये जो लक्षण है, लक्षणों के आधार पर, जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, 11-12 साल का लड़का है, उसको चोट लग जाए। एक 11-12 साल का लड़का है, वो खेल के मैदान में खेल रहा है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, और अगर उसको चोट लग जाए तो उस चोट को लगने के बाद अगर वह रोने लग जाए तो उसके दोस्त उसको प्राथमिक उपचार नहीं देंगे, उसको खड़ा नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं पूछेंगे। अगर वो रो रहा है तो उसको कहेंगे क्या लड़कियों की तरह से रो रहा है। तो वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं एक इमोशनल रूप में आती हैं। तो यहाँ पे जो समाज है वही मानता है कि लड़के जो हैं उनमें ताकत है, स्वतंत्रता है, वो रो नहीं सकते। वहीं पे जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अगर कोई लड़की है, छोटा सा उदाहरण है, बाजार जाकर अपना सारा काम स्वयं कर लेती है, मोटरसाइकिल चलाती है, स्पेशली मोटरसाइकिल चलाती है, या बाई चांस बात करते समय अगर गाली दे देती है, तो क्या लड़कों की तरह से बिहेव कर रही है, ये तो लड़कों की तरह से मोटरसाइकिल चला रही है। तो ये जो व्यवहार है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़कियों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि समाज ये मानता है कि लड़के जो हैं वो आज़ाद, स्वतंत्र प्रकृति के रक्षक और आगे ताकतवर होते हैं। वो स्वयं ताकतवर अपनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप को बचा सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं। वहीं पे जो लड़के हैं उनको दूसरों पर डिपेंडेंट माना गया कि भी ये तो निर्भर हैं दूसरों पर, उन्हें रक्षा करने की ज़रूरत है, यानी कि वो उनको कमज़ोर माना गया कि भी ये कमज़ोर हैं, रक्षा करने की इनको ज़रूरत है, ये अपने ख्याल खुद नहीं रख सकती हैं। तो चाहे इस कंडीशन के अंदर हमने कई जगह एग्जाम्पल देखे होंगे कि जब कोई लड़की घर से बाहर निकलती है, 12-13 साल की लड़की कोई सामान खरीदने के लिए बाहर जा रही है और घर में कोई बच्चा भी, लड़का भी होगा, वो चाहे वो 5 साल का ही क्यों ना हो, उसको साथ भेज देते हैं कि नहीं तू इसको साथ ले जा। क्यों भाई, क्या 5 साल का बच्चा रक्षा कर सकता है? लेकिन अवधारणा बनी हुई है कि ये लड़का साथ जा रहा है तो इसकी रक्षा क्या होगी, अपने आप होगी। ये जो सोच है ये समाज की सोच है। समाज जो है वो लड़कों और लड़कियों में क्या करता है, भेदभाव करता है, स्त्री और पुरुष में भेदभाव करता है। हमारे जो ये जो भेदभाव है इसका विरोध काफ़ी समय से चला आ रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत से और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से यूरोप के अंदर नारीवादी की उच्चता के आधार पर विरोध या कहीं आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, और वहीं पे आज़ादी के अंदर हिंदुस्तान की महिलाओं द्वारा जो राजनीतिक के उच्च ओहदे पर उपस्थित लोग थे उनकी अगुवाई में स्त्रियों ने आंदोलनों में हिस्सा लिया था और बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था। फिर जब संविधान लागू हुआ, उस संविधान के अंदर लिखा गया कि लिंग, धर्म और समाज के आधार पर किसी में भी किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो इन आंदोलनों को उससे काफ़ी हवा मिली। आज के दिन हम अपने बच्चे, जैसे स्त्री पुरुष हो या बेटा बेटी हो, उनको एक इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं। उनको कहते हैं कि उनको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान ओहदा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी इनमें विभेद है, भेदभाव होता है। और ये जो समाज के अंदर स्त्रियोचित और पुरुषोचित का जो स्त्रियोचित और पुरुषोचित जो तत्व दिए गए हैं, ये तत्व जो है समाज द्वारा दिए गए, स्त्रियोचित और पुरुषोचित, यानी कि उसके अंदर जो भेदभाव दिया गया है वो समाज द्वारा किया गया। क्योंकि हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि जेंडर के अंदर जो जैविकीय है वो यौन के आधार पर, जैविकीय लक्षणों का जो विभेदन है वो यौन के आधार पर है, जो प्राकृतिक रूप से डिवाइड किया गया है। लेकिन इसके आधार पर भेदभाव नहीं होता, बल्कि उसकी भूमिका के आधार पर समाज में भेदभाव किया जाता है। किसमें? स्त्री और पुरुष में। और वो विभेदक किस प्रकार से है कि उसमें कुछ तत्व है वहाँ पे, जैसे जेंडर विभेदक तत्व जो है उसमें जो क्षेत्र है, पहला जो कई क्षेत्र, इसमें 4 क्षेत्रों में डिवाइडेशन किया गया है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? मैं पहले यहाँ पे सिर्फ क्षेत्र लिख रही हूँ, आपको बता रही हूँ। पहला क्षेत्र है भूमिका के आधार पर। भूमिका का मतलब कि परिवार में स्त्री की क्या भूमिका होती है,
पुरुष की क्या भूमिका होती है, समाज में स्त्री की क्या भूमिका होती है, पुरुष की क्या भूमिका होती है, और फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था के अंदर स्त्री की क्या भूमिका है या पुरुष की क्या भूमिका है, राजव्यवस्था के अंदर स्त्री की क्या भूमिका है और पुरुष की क्या भूमिका है। इसी तरीके से व्यवहार, स्त्रियों का व्यवहार परिवार में कैसा होता है, पुरुषों का व्यवहार समाज में कैसा होता है, और वही 4 डिस्क्रिप्शन समाज के अंदर, राज व्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर व्यवहार, और इसी तरीके से संसाधन कि भी किस तरीके के संसाधन स्त्रियों को मिलने चाहिए और या किस तरीके के संसाधन पुरुषों को मिलने चाहिए, या मिलते हैं या फिर मिलते हैं। उसी तरीके से पद स्थापन की भी स्त्रियों का कहाँ पद है और पुरुषों का क्या पद है, इन सब का डिस्क्रिप्शन हम क्षेत्र के आधार पर 1 बाय 1 करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं भूमिका की। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं भूमिका की, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार की। परिवार के अंदर पुरुष का क्या स्थान है, क्या भूमिका है, महिला की क्या भूमिका है। पुरुष, परिवार के अंदर जो पुरुष है वो है कमाने वाला, परिवार के अंदर जो पुरुष है वो है कमाने वाला, वहीं पे जो महिला है वो उसकी देख रेख करने वाली। महिला क्या है, परिवार की देख रेख करने वाली, यानी कि काम के आधार पर उसको डिवाइड किया कि भी पुरुष जो है वो कमा के लेके आएगा। हम ये चीज़ अच्छी तरह, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भाई 70% वुमेंस जो होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं, वो घर पे रहती हैं, वो परिवार की, उसके बच्चों की, उन सब की देखभाल का काम करती है, जबकि पुरुष क्या होते हैं, वो कमाने वाले होते हैं। ये मुख्य रूप से हमने देखा गया। वहीं पे समाज में अगर हम देखें, समाज के आधार पर पुरुष जो होता है वो परिवार का समर्थक और संरक्षक होता है। परिवार का वो क्या है, संरक्षक और समर्थक। वहीं पे महिला क्या है, महिला जो है वो उसके जीवन मूल्यों एवं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली, जीवन मूल्यों एवं व परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करता। यहाँ पे हम फिर से देखें कि परिवार में पुरुष का क्या रोल है, उसका रोल है कमाने वाला, वो क्या कमा के लेके आ रहा है। वहीं पे महिला का क्या रोल है भूमिका के तौर पे, कि वो क्या करिए, परिवार की, समाज, अपने घर की, बच्चों की, उन सब की क्या करिए, देख रेख करिए, उन्हें संभाल रही है, उसका समर्थन, उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसका मतलब हर चीज़, छोटी से लेके बड़ी चीज़ हम अच्छी तरह जानते हैं। ये सारा सुबह से लेके रात तक कार्य किसका होता है, महिला का होता है। सुबह उठ के चाय देने से लेके रात के खाने के बाद में हर कार्य जो है, इसके अंदर उसके कपड़ों की देखभाल करना, उसकी खुद की देखभाल करना, उसके खाने की व्यवस्था करना, वो सब कार्य किसका है, महिला का है। चाहे वो बाहर काम कर रही के आ रही है या नहीं करके आ रही है, इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं कि भी वो बाहर भी काम करती है कि नहीं, क्योंकि घर का ये काम तो उसे करना ही पड़ेगा। वहीं पे परिवार के अंदर, समाज के अंदर जो परिवार का है रोल है, पुरुष का रोल है, वो परिवार का संरक्षक, यानी कि हम अच्छी तरह देखते हैं, कई जगह हमने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि भी अगर किसी पुरुष परिवार से किसी भी कारणवश किसी परिवार का पुरुष जो है वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो यही कहा जाता है, अरे अब उस परिवार का क्या होगा, जब तक कि उसमें कोई और पुरुष उसकी जगह लेने वाला नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि समाज के अंदर परिवार, पुरुष का जो रोल है वो परिवार के संरक्षक और एक समर्थक के रूप में होता है, यानी कि उसको पालने वाले का जो रोल अदा करता है वो पुरुष करता है। वहीं पे महिला जो है वो बच्चों के अंदर संस्कारों को दे डालने वाली और उसकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करता मानी गई है। तो इसके साथ में ही अब यहाँ पे हम अगर अब बात करें, अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के आधार पर,
अर्थव्यवस्था के आधार पर जो पुरुष है वो उत्पादक और कामगार माना गया है। उत्पादक और कामगार यानी कि कार्य करने वाला, यानी उसका सहायता करने वाला, यानी जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हम बात करें कि बजट के अंदर लेन देन जो है उन सब का ब्यौरा होता है, जो कमाएगा वही क्या करेगा, खर्च करेगा। तो ये मेन इसका उत्पादक और कामगार के रूप में इसका उपयोग रोल माना जाता है। वहीं पे स्त्रियां जो है गौण कामगार के रूप में, यानी कि सिर्फ एक खर्चा करने वाली के रूप में या घर की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो व्यय करती हैं उसके रूप में इसको माना गया है। वहीं पे राज व्यवस्था के अंदर भी अगर हम उदाहरण देखें तो राज व्यवस्था के अंदर भी हम सीधा सीधा देखें तो पुरुष जो है वो नेतृत्वकर्ता के रूप में माना गया है, नेतृत्वकर्ता के रूप में माना गया है। और वहीं पे महिलाएं एक समर्थक के रूप में। अब ये चीज़ जो है, अब आप लोग हमने अपने आसपास बहुत आसानी से देखी है कि संविधान के अनुसार सीटें डिवाइडेड होती हैं, 25% पंचायत के अंदर महिलाओं को मिला है, तो उसके अंदर सरपंच के रूप में कई महिलाएं खड़ी होती हैं। लेकिन हमने ना उसमें भी 90% ये देखा, कोई 1-2 महिला ही ऐसी होगी जो अपना कार्य स्वयं कर रही है, लेकिन 90% क्या है कि सरपंच तो महिला बनी है लेकिन अधिकतर कार्य जो है उसका पति कर रहा होता है और वो सिर्फ एक समर्थक के रूप में उसके ऊपर साइन कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना भी है कि भी जो कार्य हमें मिल रहा है उसके अंदर भी हम नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, वो कार्य कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम क्षेत्र के अंदर ही अगली भूमिका, जहाँ हमने भूमिका पढ़ा है उसके अंदर हम व्यवहार और संसाधन का अध्ययन करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको बीएड का पूरा सिलेबस मिलेगा। हमारे साथ साथ अन्य और भी लेक्चरर और विषय के अलग अलग विषयों के लेक्चरर्स और अलग अलग विषय की जानकारी आपको इस पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।